नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जानकारी है कि 9 वर्षों की निरंतर सफलता को बनाए रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी इस बार पुनः आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है सीजीपीएससी हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको कुल 51 टेस्ट प्राप्त होते हैं और प्रश्नों की संख्या इसमें होगी 5100। इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी है कि उड़ान समसामयिकी अब राज्य के प्रमुख बुक डिपो में उपलब्ध हो चुकी है। आप इसे जल्द से जल्द परचेस करके अपने आने वाले एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाएं। ठीक है दोस्तों, और आपको ये ध्यान रखना है कि 10% से अधिक क्वेश्चन समसामयिक घटनाओं पर आधारित हैं, उन्हीं पर आधारित ये पुस्तक बनाया गया है। दोस्तों, आज की कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में किस तिथि को गीता जयंती मनाया गया? ठीक, अब ये तिथि हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तिथि तो हमें पता है कि 25 दिसंबर को मनाया गया, लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार ये दिन कौन सा था? ठीक है, हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन कौन सा था? जैसे हम लोग हिंदी मास बोलते हैं ना, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इसके अनुसार हमें ये बताना है। ठीक, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ये 25 दिसंबर अगले बार नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। जैसे दिवाली हर बार एक ही तारीख को नहीं होता है, वो अलग अलग दिन में चलता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग क्या होता है, गीता जयंती को मनाया जाता है। ऑन विच डेट was the गीता जयंती सेलिब्रेटेड इन द स्टेट अकॉर्डिंग टू हिंदू पंचांग? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी। जी हाँ, यही उत्तर है। ठीक है, अघन के शुक्ल पक्ष के एकादशी को क्या मनाया जाता है? गीता जयंती मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था? उपदेश दिया था। इस कारण से इस दिन क्या मनाया जाता है? गीता जयंती मनाया जाता है। बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे। कार्तिक नहीं है, पौष नहीं है, और ये कृष्ण पक्ष नहीं है, ये क्या है? शुक्ल पक्ष है। तो याद रखिएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम है, उन्होंने इस गीता जयंती का आयोजन किया था। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट संस्था है। उनके द्वारा गीता जयंती का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु पृथक से जो जारी किया गया है 12th का, ठीक, मेरिट लिस्ट, उसमें किस विद्यार्थी ने उच्च स्थान प्राप्त किया? ठीक, 12th का एक मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें सभी विद्यार्थी आएंगे, लेकिन एक अलग से मेरिट लिस्ट जारी किया गया जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्गों को डाला गया। उस पिछड़ा वर्गों में जिसने टॉप किया है उसके बारे में हमें बताना है। उनका नाम क्या है? Which student has secured a high position in the merit list of 12th released separately by the Chhattisgarh Board of Education for the most backward class? ठीक है, पहला ऑप्शन है अनामिका बाई, जी नहीं। तीसरा ऑप्शन अंजुम बाई भी नहीं है। चौथा आशा बाई भी नहीं है। सही आंसर है अनीता बाई। ठीक, जसपुर की है ये, पहाड़ी कोरवा जनजाति से बिलोंग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट जसपुर क्षेत्र। ठीक, आपको पता भी है कि जो पहाड़ी कोरवा है वो कहाँ पाए जाते हैं? जसपुर में, कोरबा में और सरगुजा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जसपुर से है अनीता बाई जी। इन्होंने क्या किया है? 12th में जो कि मेरिट लिस्ट निकाला गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के संबंध में, उसमें इन्होंने टॉप स्थान रखा है। बहुत बहुत बधाई इनको। ठीक, आगे बढ़ते रहे ऐसे ही और अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, पीएचडी हेतु इन्होंने क्या है, आमंत्रण अपना मंगाया है कि आइए और यहाँ पर पीएचडी के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? पहली बात तो कि ये हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है कहाँ? ये विश्वविद्यालय आपको मिलेगा दुर्ग में। कहाँ मिलेगा? दुर्ग में। इस विश्वविद्यालय का जो निर्माण किया गया है वो 2015 में किया गया है और 2017 में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? हेमचंद यादव रखा गया। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय किया गया है। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा कि हेमचंद विश्वविद्यालय कहाँ है? ये दुर्ग में है। कब बना था? तो 2015 में बना था। नाम कम चेंज हुआ था तो हेमचंद के नाम से बना ये 2017 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कल कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाता है? ठीक है, ये योजना क्या है? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के जो बच्चे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई जा रही है। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत कुल कितने बच्चों को लिया जाता है? एससी के लिए अलग डाटा है और एसटी के लिए यहाँ अलग अलग डाटा है, याद रखना है हमें। ठीक है, तो इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना है कि इन दोनों को डाटा में आपको मिक्स नहीं कर देना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड अंडर द चीफ मिनिस्टर नॉलेज इंसेंटिव स्कीम? ठीक, तो एससी के लिए यहाँ 300 है और एसटी के लिए 700 है। हड़बड़ी में 300 या 700 वाले ऑप्शन को यहाँ पर पिक मत कर देना, कुल की बात कर रहा है वो। ठीक है, कुल कितने हैं? तो कुल हमारे पास है
1000 बच्चे हैं अभी वर्तमान में। कल की घटना है, 77 बच्चों को यहाँ पर चयन किया गया और अभी बच्चे चयन किए जाने बचे हुए हैं। तो अगर कुल की बात करता है तो वो हो जाएंगे 1000। ठीक है, 77 भी मत मार देना। ठीक है, करंट का डाटा पढ़ के आपको यहाँ पास योजना के रिलेशन में आपको पूरा का पूरा आंसर देना है। तो वो आंसर कितना होगा, 1000 होगा, 1000 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा बायोटेक किसान हब का संचालन राज्य के किस क्षेत्र में किया जा रहा है, हमें यह बताना है। इन विच एरिया लोकेशन ऑफ द स्टेट इन बायोटेक फार्मर्स हब बीइंग ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पास है कि भारत सरकार के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार इसके लिए क्या है तत्पर है कि भारत छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत के लिए है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्पेशली एक संभाग में क्या किया जाए, बायोटेक को मतलब यहाँ पास कृषि से संबंधित जो टेक्नोलॉजी उसे आगे बढ़ाया जाए और यहाँ पास उसका हब बनाया जाए। तो भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है और ये जो योजना है वो बस्तर संभाग में संचालित है। आपको याद रखना है कहाँ संचालित है, बस्तर संभाग में संचालित है। इंपॉर्टेंट हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बस्तर संभाग में बायोटेक हब, किसान हब का संचालन किया जा रहा है। कौन कर रहा है, राज्य सरकार नहीं कर रही है, कर रही है भारत सरकार। अगला क्वेश्चन कि राज्य के प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र से संबंधित व्यक्ति हैं। ए पर्सन रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ मित्र द फर्स्ट मंथली मैगजीन ऑफ द स्टेट। ठीक, आपको पता है कि ये वर्तमान में पेंड्रा से प्रकाशित होता था और ये वर्तमान में कहाँ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, बिलासपुर में नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किस जिले से हुआ था, तो बिलासपुर आंसर नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही होगा। पेंड्रा रोड से इसका प्रकाशन किया गया था। समझ में आ गया है। ठीक, तो इससे संबंधित थे रामराव चिंचोलकर जी और वामन राव लाखे जी। ठीक, अब बोलोगे सर वामन राव लाखे कैसे, माधवराव सप्रे पढ़ा है हमने, तो माधेराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर जी इसके क्या थे, संपादक थे और वामन राव लाखे जी प्रोप्राइटर थे। ठीक है, मतलब इनके बिहाफ में इन्होंने क्या किया था, छपाई किया था। ठीक है, तो संपादक कार्य में ये दोनों थे और वामन राव लाखे जी का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान था। तो तीनों व्यक्ति इससे संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दो संबंधित है, व्यक्ति का संबंध देखा जाए तो तीनों से है। अगर संपादन की बात करता है तो रामराव चिंचोलकर और माधवराव सप्रे जी हो जाएगा। अगर केवल प्रोप्राइटर की बात करता है तो वामन राव लाखे जी हो जाएंगे। लेकिन जब संबंध की बात करता है तो 1, 2 और 3 तीनों सही होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के स्थिर भाव पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, मैं बताया था कि आपको मैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 3 से सारे क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में वो कराऊंगा। ठीक, क्यों, क्योंकि सीजीपीएससी प्री में या छत्तीसगढ़ में जितने भी पीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें से जो चैप्टर नंबर 3 है राजकीय आय, उससे बहुत ज्यादा चांस है। यदि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो कहां से आएगा, चैप्टर नंबर 3 से ज्यादा चांस है कि वहां से वो आएगा। ठीक है, तो उसी पर हमने कल क्या देखा था, प्रति व्यक्ति आय के बारे में देखा था। आई होप कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि 3 प्रति व्यक्ति आय हमें याद रखना है, 1 नहीं याद रखना है। ठीक है, पीएससी घुमाता है वहां पास, इसीलिए आपको 3 प्रति व्यक्ति आय याद रखना है। और यहां पर जब मैं बात करूं जीएसडीपी के स्थिर भाव का, ठीक, प्रचलित भाव का कम पूछता है, स्थिर भाव का ज्यादा पूछता है, ये भी याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसकी बात यहां कर रहा हूं कि स्थिर भाव में हमें बताना है कि सकल घरेलू उत्पाद का योगदान कितना है प्राथमिक क्षेत्र में। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस पर हमें बताना है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारा जीडीपी 100% होगा। ठीक है, 3 क्षेत्रों में बटा होता है, या तो हम इसे कृषि क्षेत्र में देते हैं, बांट देते हैं, या तो हमें इसे उद्योग क्षेत्र में बांट देते हैं, या हमें इसे सेवा क्षेत्र में बांट देते हैं। तीनों क्या है, अलग अलग है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र नहीं है, याद रखिएगा, बहुत सारे यहाँ रेफरेंस बुक गलत होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र नहीं होता और द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र नहीं होता है। हाँ, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में अंतर है। यहाँ पास थोड़ा टाइम लगेगा अगर मैं समझाना चाहूँ। इतना याद रखिए कि फसल, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी और खनन उत्खनन, ठीक, ये 5 शामिल होते हैं कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र में। अगर इन चारों को मिलाया जाए तो बन जाता है वो क्या, कृषि क्षेत्र। उसी प्रकार से दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में शामिल होता है विनिर्माण, निर्माण और विद्युत गैस जल आपूर्ति। मतलब इन तीनों को कहाँ शामिल किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र में। लेकिन जब इन चारों को मिलाओगे आप तो ये मतलब विनिर्माण, निर्माण और विद्युत गैस जलापूर्ति के साथ खनन उत्खनन को मिलाओगे तो वो बनता है क्या, उद्योग क्षेत्र। तो दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा होगा किससे, कृषि क्षेत्र से, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में 5 मदें हैं और कृषि क्षेत्र में कितनी मदें हैं, 4 मदें हैं। 4 यहाँ पास क्या है, सेक्टर्स हैं, और यहाँ पास 5 सेक्टर है। ठीक, तो ये जो डाटा है इसको मत मार के आ जाना, क्यों, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र का है।
ठीक, ये किसका है, कृषि क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र का हमें डाटा मानना है। होता क्या है ना, जल्दी जल्दी में हम क्या याद कर लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र बराबर है, तो कृषि क्षेत्र का डाटा इतना है तो प्राथमिक भी यही होगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। आपका डाटा आंसर क्या होगा, 28.53। ठीक है, 28.53। मैं इसको फिर से लिख के बता रहा हूं कैसे कैसे ये चेंज होता है ना, एक सेकंड देखिएगा यहाँ पास। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कितना है 28.53 है, द्वितीय क्षेत्र में कितना है 34.47 है, और तृतीय क्षेत्र में है 37%। इन तीनों को मिलाओगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, 5 भागों में डिवाइडेड होगा, तो शुरू के 4 भाग कौन लेके जाएगा, कृषि क्षेत्र लेके चले जाएगा। तो जाहिर सी बात है कृषि क्षेत्र किससे कम होगा, प्राथमिक क्षेत्र से कम होगा, तो वो है 16.81। ठीक है, अब देखो ये द्वितीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में तो द्वितीय क्षेत्र पूरा का पूरा शामिल है, लेकिन इसमें प्राथमिक क्षेत्र का एक शामिल है, कौन सा, खनन एवं उत्खनन शामिल है। तो यहां से एक कौन, इसमें एक मिल जाएगा। ठीक, मतलब ये खनन उत्खनन इस द्वितीय क्षेत्र से मिल जाएगा, तो उद्योग क्षेत्र सबसे बड़ा हो जाएगा 46.19, और सेवा जो कि पूर्णतः क्या है, तृतीय क्षेत्र होता है, तो ये 37%। आप इन तीनों को भी जोड़ोगे तो 100, और इन दोनों तीनों को भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पूछा था प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, प्राथमिक क्षेत्र का आंसर क्या हो जाएगा, 28.53। याद रखिएगा दोस्तों, गलत मत करके आइएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। 28.53 क्या हो जाएगा, यहाँ पास आंसर हो जाएगा। यदि मैं सर्वोच्च या फिर सर्वाधिक योगदान की बात करूं तो क्या है वो, उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा दिख रहा है 46.19। फिर अगर मैं देखूं तो किसका योगदान सबसे ज्यादा है, तो फिर सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। सेवा को मैं तृतीय क्षेत्र भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है तृतीय लिखने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूं। फिर देखा जाए तो किसका ज्यादा है, तो द्वितीय क्षेत्र का ज्यादा है। फिर देखूं तो किसका ज्यादा है, तो फिर है प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा है। और फिर किसका ज्यादा है, तो फिर है कृषि का। ठीक है, तो कृषि भी आ गया, सेवा आ गया, उद्योग आ गया, प्राथमिक आ गया, द्वितीय आ गया और तृतीय आ गया। तो सबसे पहले उद्योग, फिर सेवा या तृतीय बोलेंगे, फिर द्वितीय, फिर प्राथमिक, फिर कृषि। तो ये इसका सीक्वेंस है, जीडीपी में योगदान का सर्वाधिक। ठीक है, सीक्वेंस में याद रखिएगा, उद्योग का, सेवा और तृतीयक एक साथ हो जाएगा, और द्वितीय, फिर प्राथमिक और फिर कृषि। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मन्नूलाल यदू जी के द्वारा राम वन गमन पथ पर लिखी गई किताब का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट, राम वन गमन पथ का हमारा जो सीरीज था, मतलब रोज एक क्वेश्चन जो आ रहा था, वो लगभग यहाँ पर खत्म होता है। शायद ही इससे कोई बाहर एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो स्थान के रूप में पूछे, चाहे वो संस्था पूछे, चाहे वो बुक का पूछे। ठीक है, तो आज ये आखिरी क्वेश्चन मान के चलिए है राम वन गमन पथ पर। हो सके अगर कोई और अपडेट मिलता है तो मैं उसके लिए अलग से क्वेश्चन बना के लाऊंगा आपके लिए। क्वेश्चन है कि मन्नूलाल यदू जी के द्वारा राम वन गमन पथ पर लिखी गई किताब का नाम क्या है। नेम ऑफ द बुक रिटन बाय मन्नूलाल यदू ऑन राम वन गमन पथ। पहला ऑप्शन है महाकांतार रामायण। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, महाकांतार रामायण नाम नहीं है उसका। दूसरा ऑप्शन है दंडकारण्य रामायण। जी हाँ, इसका उत्तर क्या है, दंडकारण्य रामायण इसका सही उत्तर है। कौशल रामायण भी इसका उत्तर नहीं है। और छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ ये बुक है, ये बुक है किसके लिए, राम वन गमन पथ के लिए, जो कि संस्था ने निकाला है। छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान रायपुर के संस्था ने जो क्या किया है, इस पर रिसर्च किया है। ठीक है, ये हेमू यदू जी की बुक है, जो कि मन्नूलाल यदू जी नहीं है इसमें। ठीक है, मन्नूलाल यदू जी की जो बुक है उसका नाम क्या है, दंडकारण्य रामायण। तो इसे आप अलग से स्पेसिफिकल टाइप का याद रखिएगा, अलग से, है ना। तो दोस्तों ये है क्या, राम वन गमन पथ पर दंडकारण्य रामायण, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, मन्नूलाल यदू जी के द्वारा लिखी गई। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नवीन जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का साक्षरता दर है। ठीक है, सिंगल नंबर फैक्ट है, एकदम सिंगल वन लाइनर फैक्ट है, याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट गौरेला पेंड्रा मरवाही। कौन से नंबर का है, 28वें नंबर का हमारा जिला है। ठीक, और इसका जो साक्षरता दर है वो है 55.92। ठीक है, कम है ये। ठीक, इस जिले में क्या करना पड़ेगा, सघन कार्य करना पड़ेगा, अच्छा कार्य करना पड़ेगा साक्षरता को लेकर। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और इसका आंसर आप कहाँ करते हैं, जी हाँ, आप इसका आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, और इस बार पूछा गया है दुर्ग जिला, रिपीटेड क्वेश्चन, एक बार और पूछ चुका हूं मैं दुर्ग जिला, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं। और यहाँ पर सब बिना देखे, ठीक है, बिना कुछ पीछे जाए, आप अपना दिमाग का यूज कीजिए कि आपने जो पिछले बार मैंने पढ़ाया था, मतलब आज से लगभग 15 दिन पहले इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, रिविजन के नाम पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन को आप सही अटेम्प्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक, बिना आंसर देखे आप इसका, ठीक है, क्या करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। कल के कड़ी में मैंने राजनांदगांव को पूछा था कि राजनांदगांव में वर्तमान में तहसील की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर होता डी। ठीक, कि वर्तमान में तहसील की संख्या कितनी हो चुकी है, तो वहां पास जो आंसर होगा वो होगा 10। ठीक है, राजनांदगांव में कितने तहसील है, 10 तहसील हैं। और ये 10 कौन से हैं,
दोस्तों ये 10 तहसील है: छुई खदान, खैरागढ़, डोंगरगांव, रांजनगांव, छुरिया, डोंगरगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और नवीन तहसील है गंडई। ठीक है, तो 10वां तहसील कौन सा बन गया है? गंडई बन चुका है। और अगर मैं विकास खंड की बात करूं तो विकास खंड आज भी कितने हैं? 9 हैं। गंडई विकास खंड नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है? ये विकास खंड प्लस तहसील है। तो तहसील कितना हो गया? 10 हो गया और विकास खंड कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये किसके लिए? राजनांदगांव के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कड़ी का हमारा ये रहा आंसर की। आशा करता हूं कि आप सभी को यह प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, और अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल से लाभ प्राप्त कर सके। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे कल की कड़ी में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।